हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के पूरा जो है पुर्तगीज़ कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से कवर किया था। और आज हम बात करेंगे डच कंपनी के बारे में या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आता है और लगभग पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर 100 वर्षों तक एकाधिकार बनाए रखा। लेकिन जब पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए डच आए तो उन्होंने पुर्तगालियों के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और उन्होंने पुर्तगालियों को डचों ने कई जगहों पर पराजित किया। हालांकि जो डच कंपनी थी, डच कंपनी एक छोटी कंपनी थी, लेकिन डच जो थे बड़े साहसी थे, इनमें रिस्क लेने की क्षमता थी, साहसी थे और इन्होंने पुर्तगालियों को कई जगहों पर पराजित किया और पुर्तगालियों को पराजित करके पुर्तगालियों की कई बस्तियों पर उन्होंने जो है अपने आप को स्थापित किया। तो बात करेंगे हम आज डच की। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो डच कंपनी का गठन एवं आगमन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख डच फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आयात और निर्यात के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी क्या नीतियाँ रही भारत में, इससे बात करेंगे। और साथ ही साथ डचों का पतन भारत में कैसे हुआ, इस पे हम बात करेंगे। अगर हम गठन एवं आयात की बात करेंगे हम, तो कार्नेलियन डेहस्तमान के नेतृत्व में 1596 ईस्वी में कार्नेलियन डेहस्तमान के नेतृत्व में पहली बार जो है इसने भारत की यात्रा की। इसके अलावा जो है डचों ने भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया की कई व्यापारिक यात्राएं की। इसके अलावा आगे चल करके डचों ने जो है, हालांकि डच आए ज़रूर थे भारत में अंग्रेज़ों से पहले। अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन डचों की कंपनी अंग्रेज़ों के बाद गठित हुई। और आगे चल कर के जो है अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री, याद रखिएगा, डचों की पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई वह 1605 ईस्वी में। डचों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। आयात की बात करेंगे तो डच कंपनी जो थी इसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे या डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 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 की स्थापना हुई। और यह कंपनी जो थी, यह कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी कैसी थी? यह कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जो पूर्व के देशों के साथ 21 वर्षों के लिए गठित की गई थी। और साथ ही साथ इसे जो है डच कमेटी गठित की गई थी, जिसके द्वारा जो है इस कंपनी को संचालित किया जाता था। इसमें कुल 17 सदस्य थे। कुल 65 लाख गिल्डर। डचों की मुद्रा जो थी वह गिल्डर थी। डचों की मुद्रा क्या थी? डचों की मुद्रा जो थी वह गिल्डर थी। 65 लाख गिल्डर की संयुक्त पूंजी से इस कंपनी का गठन किया गया था, जिसको 17 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाता था। और साथ ही साथ
साथ ही साथ इन्हें 17th जेंटलमैन के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 17th जेंटलमैन, इन्हें 17th जेंटलमैन, इन्हें 17th जेंटलमैन के नाम से भी जाना जाता था। और यह एक कैसी कंपनी थी? तो यह एक अर्ध सरकारी कंपनी थी और भारत में या पूरब के साथ, भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है यह 21 वर्षों के लिए जो है यह फरमान जारी किया गया था। और साथ ही साथ इन्हें यह अधिकार दिया गया कि ये भारत में युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करने का अधिकार दिया गया और संधि का अधिकार दिया गया, युद्ध का अधिकार दिया गया, संधि का अधिकार दिया गया। इसके अलावा भूमि अर्जन, इसके अलावा जो है भूमि अधिग्रहण का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा युद्ध करने का अधिकार, संधि करने का अधिकार, भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार अथवा किसी किला बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है इनको प्रदान किए गए। और इसके अलावा डचों ने अपना 2 मुख्यालय बनाया था। पहला डचों ने अपना 2 मुख्यालय बनाया था। पहला जो बनाया था इन्होंने एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में ही, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। डचों ने वहाँ पर एक मुख्यालय बनाया था, जबकि दूसरा मुख्यालय बैटविया इंडोनेशिया। डचों ने अपना 2 मुख्यालय बनाया था, एक एम्स्टर्डम को, दूसरा बैटविया को। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ही है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि बैटविया इंडोनेशिया में है। बैटविया कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। इसके अलावा प्रमुख फैक्ट्रियाँ, अगर प्रमुख फैक्ट्री की बात करेंगे तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की वह 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की मसूलीपट्टनम में, वो भी 1605 ईस्वी में। इसके अलावा अगर डचों की फैक्ट्री की बात करें, इसके अलावा डचों ने कुछ और फैक्ट्रियां स्थापित की भारत में, जैसे सूरत, इसके अलावा आगरा, इसके अलावा भड़ौच, अहमदाबाद, इसके अलावा मसूलीपट्टनम, इसके अलावा कराईकल, मसूलीपट्टनम, कराईकल, चिंसूरा, इसके अलावा चिंसूरा, इसके अलावा मसूलीपट्टनम, कराईकल, चिंसूरा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बालासोर, इसके अलावा बालासोर, इसके अलावा बड़ा नगर, इसके अलावा पिपली, सूरत, आगरा, भड़ौच, अहमदाबाद, बालासोर, बड़ा नगर, पिपली, चिंसूरा, कराईकल, मसूलीपट्टनम, ये कुछ प्रमुख फैक्ट्रियां थी जहां पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने गुस्तावुस नामक एक किले की स्थापना की थी। गुस्तावुस किला
बनवाया था, गुस्तावोस किला बनवाया था। याद रखिएगा, डचों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया पर ज़्यादा ध्यान दिया। भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि डच जो थे वो मसालों के लिए पूरी तरीके से मसाला द्वीप इंडोनेशिया, मसाला द्वीप या मसाला पुंज इंडोनेशिया पर ही पूरी तरीके से निर्भर थे। अब इसके अलावा अगर आयात और निर्यात की बात करेंगे, आयात और निर्यात की बात करेंगे, तो इसको आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ। आयात और निर्यात की बात करेंगे तो डच भारत में रेशमी कपड़े, रेशमी वस्त्र, रेशमी कपड़े, इसके अलावा सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, इसके अलावा सूती कपड़े, मसाले, नील, धागा, इसके अलावा शोरा, बारूद बनाने के लिए, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, मसाले, नील, धागा, ये सारी वस्तुएं जो है डच भारत से निर्यात करते थे। जबकि आयात की अगर आप बात करेंगे, आयात की बात करेंगे तो विभिन्न धातुएं, सोना चांदी, ये धातुएं डच यूरोप से आयात करते थे। यूरोप से डायरेक्ट डच जो है या नीदरलैंड से आयात करते थे, ये प्रमुख आयात। जबकि मसालों के लिए दक्षिण पूर्व से इंडोनेशिया, मसाला द्वीप या मसाला पुंज, मसाला द्वीप इंडोनेशिया पर जो है डच निर्भर थे। इसके अलावा अगर डचों की हम नीतियों की बात करेंगे तो डचों की नीतियाँ जो थी वो अन्य यूरोपियों की अपेक्षा उदार थी। अगर डच की बात करेंगे तो डचों ने भारत में उदारवादी नीति अपनाई। डचों ने भारत में उदारवादी नीति अपनाई। इसके अलावा डचों की बात करेंगे तो डचों ने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भारतीयों को रोज़गार प्रदान किया था। डचों ने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भारतीयों को रोज़गार प्रदान किया था। एक डच कंपनी में, एक डच फैक्ट्री में 3,000 भारतीय मज़दूरों को रोज़गार प्रदान किया था। और साथ ही साथ रोज़गार प्रदान किया था ये उचित मजदूरी दिया करते थे। और साथ ही साथ डचों ने कभी भी भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। डचों ने कभी
भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, डचों ने कभी भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया और ना ही हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और ना ही कभी भारत पर शासन करने की योजना बनाई। कभी भारत पर शासन करने की योजना बनाई और ना ही कभी भारत पर शासन करने की योजना बनाई। अब अगर डचों के पतन की बात करेंगे तो डचों के पतन के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। प्रारंभ में डचों ने पुर्तगालियों को कई जगहों पर पराजित किया, किंतु प्रारंभ में डचों ने पुर्तगालियों को कई जगहों पर पराजित किया। किंतु अंग्रेज़ों की नौसेना के सामने, अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ नौसेना के सामने, अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ नौसेना के सामने टिक नहीं सके। अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ नौसेना के सामने टिक नहीं सके। इसके अलावा पुर्तगालियों ने, डचों ने भारत से ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर अत्यधिक ध्यान दिया। नंबर 3, आर्थिक कारण। डच भारत से व्यापार करते थे तो डचों को एक बड़ी धनराशि प्राप्त होती थी लाभ के माध्यम से, और जब अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने जब व्यापार पर अधिकार कर लिया तो जिस वजह से डचों को आर्थिक नुकसान हुआ और ये भी कारण बना डचों के पतन का। और अगला अगर बात करेंगे तो डच सरकार का हस्तक्षेप। डच सरकार का हस्तक्षेप 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ और बेदारा के युद्ध में डच बुरी तरह पराजित हुए। 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में डच बुरी तरीके से पराजित हुए, जिनका जो है भारत से व्यापार पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो गया। भारत के व्यापार से डच 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में पराजित हुए और यहीं से डचों का पतन प्रारंभ हो गया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की अगर आप बात करेंगे तो डचों ने पुर्तगालियों को इंडोनेशिया के खंडहरों पर बैटविया नामक एक नया नगर बसाया था। डचों ने इंडोनेशिया के खंडहरों पर एक बैटविया नामक नया नगर बसाया था। इसके अलावा 1641 ईस्वी में अम्बायना पर 1641 ईस्वी में अम्बायना
1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके अम्बायना पर अधिकार कर लिया, जबकि 1658 ईस्वी में अंतिम पुर्तगाली बस्ती को पराजित करके श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में डचों ने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया। इस तरीके से जो है ये भारत में डचों का इतिहास रहा। और डचों के बाद फिर अब हम लोग अगला कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के बारे में या ब्रिटिश के बारे में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे क्वेश्चन कवर किए। और फिर से मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।